तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बेन 10 की सीरीज किस वजह से फेमस है, तो आप में से मैक्सिमम लोग यही आंसर देंगे कि बेन 10 की सीरीज बेन 10 के एलियंस की वजह से फेमस है। और बेन 10 की सीरीज में हमें बेन 10 के नए नए एलियंस देखना काफी ज्यादा पसंद है। तो हाँ, ये बात सच है कि बेन 10 की सीरीज बेन 10 के एलियंस की वजह से फेमस है। लेकिन इस सच को कोई भी नहीं ठुकरा सकता कि बेन 10 की सीरीज में बेन 10 के एलियंस की अहमियत उतनी नहीं है, क्योंकि अगर बेन 10 का कोई भी नॉर्मल एपिसोड उठा के देख लो तो बेन 10 के एक एलियन को कम से कम स्क्रीन टाइम दिया जाता है, क्योंकि उसी एपिसोड में हमें बेन 10 के 4 से 5 एलियन दिखाए जाते हैं और स्टोरी भी दिखाई जाती है। तो बेन 10 के एलियंस को वहाँ पर बहुत ही कम टाइम मिलता है और ज्यादातर बेन 10 फैन एक एपिसोड में एक ही एलियन को देखना पसंद भी नहीं करते, इसीलिए उन एलियंस की उतनी अहमियत नहीं हो पाती। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे एलियंस के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें ओमनीट्रिक्स में लाने के लिए बेन 10 को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, और उन एलियंस के डीएनए कलेक्ट करना बेन 10 के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, और उनकी हमें एक बैक स्टोरी दिखाई गई। अब इस वीडियो में मैं बेन 10 के ऐसे एलियंस के बारे में नहीं बताऊंगा जो कि ओमनीट्रिक्स में अपने आप अनलॉक हो गए या फिर बेन 10 ने उसके डीएनए को आसानी से कलेक्ट कर लिया। इस वीडियो में मैं बेन 10 के सिर्फ उन एलियंस के बारे में बताने वाला हूँ जिनके डीएनए कलेक्ट करने के लिए बेन 10 को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, और एलियंस को कलेक्ट करने के बाद भी बेन 10 को काफी ज्यादा उन एलियंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था। नंबर 5, शॉक रॉक। और गुड बाय नए एलियन, मैं तुम्हें शॉक रॉक बुलाने वाला था। तुम शॉक देते हो और रॉक करते हो। बेन 10 रीबूट सीरीज का शॉक रॉक एलियन तो आपने देखा ही होगा। इस एलियन का डीएनए ओमनीट्रिक्स में आना उतना आसान नहीं था, क्योंकि जब ओमनीट्रिक्स टूटा था तभी शॉक रॉक का डीएनए ओमनीट्रिक्स में आया था। उसके बाद तो आपने पूरी स्टोरी देखी ही होगी कि शॉक रॉक के डीएनए को सेव करने के लिए ओमनीट्रिक्स में बेन 10 और विलगैक्स को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। बेसिकली विलगैक्स तो फल्मिनी स्पीसीज को जो कि ओमनीट्रिक्स में पल रही थी उन्हें मारना चाहता था, लेकिन बेन 10 अपने शॉक रॉक एलियन का डीएनए बचाए रखना चाहता था, और फाइनली बेन 10 को शॉक रॉक का डीएनए मिल गया था। इसके बाद बेन 10 ने शॉक रॉक को काफी बार बेन 10 रीबूट में यूज किया था। उसके बाद हमें शॉक रॉक का एक ओमनी किक्स फॉर्म भी देखने को मिला था, और शॉक रॉक का ओमनी नॉट फॉर्म भी देखने को मिला था। और हम ये कैसे भूल सकते हैं, जो बेन 10 के ओमनी इनहेंस फॉर्म थे वो भी शॉक रॉक एलियन की वजह से ही बेन 10 के एलियंस को मिले थे। अब इस एलियन की स्टोरी लिटरली बहुत ज्यादा बड़ी है बेन 10 रीबूट सीरीज में, और अगर आप इस एलियन के बारे में जानोगे तो आपको बेन 10 रीबूट के बहुत सारे एपिसोड देखने पड़ेंगे, जहां पर बहुत बाद में जाकर हमें ये पता चलता है कि ओमनी इनहेंस फॉर्म शॉक रॉक एलियन बेन 10 के एलियंस को दे रहा था। और लिटरली यार ये वाली स्टोरी देखने के बाद मेरे को काफी ज्यादा मजा आया, मतलब कि शॉक रॉक एलियन इतनी एपिक स्टोरी दिखाई गई थी। अब ये बेन 10 की सीरीज में आज तक नहीं हुआ था, ये सबसे यूनिक स्टोरी थी बेन 10 के एलियंस के लिए। नंबर 4, क्रोमा स्टोन। हाँ बेन, सारे लोग क्रोमा स्टोन, तुम जिंदा हो। अब आपने क्रोमा स्टोन को तो बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज में देखा ही होगा। हमें पता चला था कि क्रोमा स्टोन का डीएनए ओमनीट्रिक्स में सगलाइट के तौर पर सेव था, और ओमनीट्रिक्स ने ही सगलाइट को बचाई हुए था। बेसिकली हमें पता चला था कि क्रोमा स्टोन जो है वो डायमंड हेड के प्लेनेट यानी कि पेट्रोपिया का एक सेवियर है, और वो पेट्रोपिया को दोबारा से जिंदा कर सकता है। अब भले ही ओमनीट्रिक्स में क्रोमा स्टोन का डीएनए लाने के लिए बेन 10 को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी हो, लेकिन यहाँ पर हम सभी को पता है कि कितने स्ट्रगलों के बाद क्रोमा स्टोन का डीएनए ओमनीट्रिक्स में आया था। और वैसे भी पेट्रोपिया पूरा का पूरा तबाह हो गया था, और पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक क्रिस्टल सेपियन था जो कि था सगलाइट। उसके बाद सगलाइट मर ही गया था, लेकिन ओमनीट्रिक्स में उसका डीएनए चला गया, जिसकी वजह से वो जिंदा हो गया। और अगर आप इसकी स्टोरी जानोगे तो आपको भी काफी मजा आएगा। क्रोमा स्टोन की यार स्टोरी बहुत ही एपिक हमें देखने को मिली थी, और क्रोमा स्टोन की स्टोरी जानने के बाद हमें ये भी पता चला था कि क्रोमा स्टोन उड़ भी सकता है, और क्रोमा स्टोन बेन 10 के फास्टेस्ट एलियंस में से एक है जो कि उड़ने में काफी ज्यादा फास्ट हैं। नंबर 3, फीडबैक। दोस्तों, तुमने मुझे मिस किया। अगर आपने बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज देखी है तो आप सभी को पता ही होगा फीडबैक बेन 10 का कितना फेवरेट एलियन था, और बाद में फीडबैक को मालवेयर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद हमें बेन 10 कभी फीडबैक का यूज करते हुए नहीं दिखा। यहाँ पर बेन 10 की एक अलग ही स्टोरी हमें देखने को मिली थी, जहाँ पर पहले से ही बेन 10 के पास फीडबैक नाम का एलियन था। बेन 10 ओमनीवर्स की स्टोरी को बेस्ट स्टोरी बोला जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हाथ फीडबैक का ही है, क्योंकि फीडबैक की इतनी एपिक स्टोरी हमें
देखने को मिली थी कि ओमनीट्रिक्स से डिस्ट्रॉय होने के बाद ओमनीट्रिक्स में फीडबैक किस तरीके से आया था आप सभी को पता ही है। और ये जानने में काफी ज्यादा अमेजिंग भी लगता है कि आगे क्या हुआ फीडबैक के डिस्ट्रॉय होने के बाद ओमनीट्रिक्स में। और मतलब लिटरली यहाँ पर एक अलग ही स्टोरी लाइन देखने को मिली थी। यहाँ पर बेन 10 को छोटा बेन मोटिवेट करते हुए दिखा माफ था। करना चाहिए था तुम्हें, मेरा मतलब मुझे। सच में? हाँ, हम लूजर्स नहीं हैं। खुद से नाराज होने का मतलब है मैलवेयर और हमारे खिलाफ जाने वाले हर दुश्मन पर एहसान करना। तो अब से हम अपनी सारी लड़ाइयाँ दुश्मनों के लिए रखेंगे। फीडबैक एलियन एक बेन 10 का ऐसा एलियन था जिसने बेन 10 को काफी अच्छी सीख सिखा दी। नंबर 2 गोस्ट एलियन। मैं तुम्हें दिखाता हूँ जादू, देखो अब जादू से कैसे तुम्हें गायब कर दूंगा। अब अगर आपने बेन 10 क्लासिक सीरीज देखी है तो आप सभी को पता ही होगा बेन 10 क्लासिक सीरीज में हमें सबसे पहले स्कैन मोड बेन वोल्फ एपिसोड में दिखाया गया था, जहां पर हमें पता चला था कि ओमनीट्रिक्स अलग एलियंस का भी डीएनए स्कैन कर सकती है, जिसका डीएनए ओमनीट्रिक्स में पहले से स्टोर नहीं है। उन सभी एलियंस का डीएनए ओमनीट्रिक्स स्टोर कर सकती है। जहाँ पर सबसे पहला एलियन जो बेन 10 की ओमनीट्रिक्स ने स्कैन किया था वो था बेन वोल्फ यानी कि ब्लिटिश वुल्फ। और इसके बाद हमें बेन मम्मी का भी डीएनए स्कैन करते हुए दिखी ओमनीट्रिक्स। बेन विक्टर का भी डीएनए स्कैन करती हुई दिखी ओमनीट्रिक्स। और यहाँ पर ये 3 एलियंस की स्टोरी हमें काफी मस्त लगी थी। मतलब कि लिटरली यहाँ पर पूरा का पूरा इन एलियंस का एक एरा आया था जिसको हम गोस्ट फ्रेक एरा भी कह सकते हैं, जहाँ पर गोस्ट फ्रेक दोबारा से वापस आ गया था, जहाँ पर बेन 10 के ओमनीट्रिक्स धीरे धीरे करके नए नए एलियंस का डीएनए स्कैन कर रही थी। उसने बाद में जाके गोस्ट फ्रेक का भी डीएनए स्कैन कर लिया था दोबारा से, जहाँ पर हमें ओमनीट्रिक्स के लोगों में गोस्ट फ्रेक तो देखने को मिला था, लेकिन बेन 10 दोबारा से कभी भी गोस्ट फ्रेक में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। गोस्ट फ्रेक में क्या बेन 10 को इतना डर लग गया था कि वो किसी गोस्ट एलियंस में ही ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में बेन 10 डरता रहा, क्योंकि बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में गोस्ट फ्रेक के अलावा बेन 10 ने किसी भी गोस्ट एलियन को यूज नहीं किया था और न ही फीडबैक को यूज किया था। यहाँ पर ये बेन 10 के एलियंस ने काफी अच्छी स्टोरी बिल्ड की थी। और ब्लिटिश वुल्फर की स्टोरी आप कैसे भूल सकते हो, जहाँ पर काई भी ब्लिटिश वुल्फर को पसंद करने लगी थी। और वो एलियन वाली बात भी कूल है, पर तुम जब येनल दोषी थे तब ज्यादा कूल थे। मैंने सोचा था मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी, पट्टा पहनाऊंगी वगैरह। और बेन 10 की कैसी हालत कर दी थी ब्लिटिश वुल्फर ने वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 एंड्रोमेडा गैलेक्सी एलियंस। अल्टीमेट्रिक्स ने उन 5 एलियंस को स्कैन कर लिया है और मैं उन्हीं की ताकत से उन्हें बचा लूंगा। अब अगर आपने बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज का पहला सीजन देखा है तो आप सभी को पता ही होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में हमें एक और बार वही चीज देखने को मिली जो कि हमें क्लासिक सीरीज में देखने को मिली थी, लेकिन उस स्टोरी को अल्टीमेट फॉर्म दे दिया गया था। यहाँ पर मैं उसी स्टोरी की बात कर रहा हूँ जो कि मैंने नंबर 2 पर बताई थी। बेसिकली ये स्टोरी थोड़ी थोड़ी सेम लगती है बेन 10 क्लासिक के उन्हीं एपिसोड की, जहाँ पर बेन वुल्फ एपिसोड से लेकर बी अफ्रेड ऑफ डार्क एपिसोड तक स्टोरी दिखाई गई थी। लेकिन ये स्टोरी थोड़ी अल्टीमेट फॉर्म में रहती है, क्योंकि यहाँ पर एक एग्रीगर नाम का बंदा आता है जो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियंस की पावर को एब्जॉर्ब करना चाहता था, फॉर्ज ऑफ क्रिएशन में जाना चाहता था। अब वो इन्हीं 5 एलियंस को इसीलिए चूज करता है क्योंकि ये हर टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं। और जहाँ पर बेन 10 धीरे धीरे करके एक एक एलियन का डीएनए स्कैन कर रहा था, और ये बेन 10 के लिए आसान नहीं था और सबसे ज्यादा मुश्किल था एनआरजी का डीएनए स्कैन करना, जो कि आपको पता ही है एनआरजी ने कितनी तबाही मचाई थी। अब देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ बेन 10 के किस किस एलियन का डीएनए बेन 10 ने स्कैन किया था। सबसे पहले जब बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज स्टार्ट ही हुई थी और उसके पहले एपिसोड में ही हमें इन 5 एलियंस में से एक एलियन देखने को मिला जो कि था वाटर हैजार्ड की प्रजाति का, जिसका नाम था विवाल्वन। जहाँ पर हमें सबसे पहले अल्टीमेट्रिक्स का डेवलप्ड स्कैन मोड देखने को मिला था, जहाँ पर पहले तो हमें ये लग रहा था कि अल्टीमेट्रिक्स खराब हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो अल्टीमेट्रिक्स का स्कैन मोड था। फिर बेन 10 ने स्कैन किया टेरास्पिन का डीएनए। अब टेरास्पिन का डीएनए स्कैन करना उतना मुश्किल नहीं था बेन 10 के लिए, जो कि डीएनए सोर्स था गैलेपस का। फिर बेन 10 ने स्कैन किया था एनआरजी का डीएनए, जो कि डीएनए सोर्स था पेंडोर का। अब बेन 10 के लिए पेंडोर का डीएनए स्कैन करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, और इन 5 में से सबसे ज्यादा बेन 10 को जिस एलियन ने परेशान किया था वो पेंडोर ही था। और यहाँ पर बेन 10 ने फाइनली पेंडोर का डीएनए तो स्कैन कर लिया था, लेकिन जब
बेंटेन पेंडोर का डीएनए स्कैन कर रहा था तब पेंडोर को ये खतरा लग रहा था, जिसके बाद बेंटेन पे पेंडोर ने अटैक कर दिया था। और फिर उसके बाद बेंटेन ने डीएनए स्कैन किया था एंड्रीज का, जो कि था आर्मोड्रिलो। अब आर्मोड्रिलो का डीएनए स्कैन करना बेंटेन के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था और इन पांचों में से सबसे आसान जिसका डीएनए स्कैन करना था वो आर्मोड्रिलो का ही था। और फिर बेंटेन ने 5वीं बार डीएनए स्कैन किया था एम्फेरी का, जो कि था एम्फीबियन। अब इसका डीएनए स्कैन करना बेंटेन के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ा था, मुश्किल नहीं भारी पड़ा था। लेकिन यहाँ पर एम्फेरी ने अल्टीमेट्रिक्स पर ही उल्टा अटैक कर दिया था जब डीएनए स्कैन हो रहा था अल्टीमेट्रिक्स का। और यहाँ पर ये हुआ था कि अल्टीमेट्रिक्स का डीएनए स्कैन करने के बाद एम्फेरी अल्टीमेट्रिक्स के ही अंदर चला गया था, लेकिन बाद में एग्रीगर आ गया था जब बेंटेन एम्फेरी में ट्रांसफॉर्म था और एम्फेरी को अल्टीमेट्रिक्स से बाहर निकाल लिया। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफी लंबी बन चुकी है तो अब ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। इस रफ्तार से तो एग्रेगर को पता भी नहीं चलेगा कि हम कब अंदर आ गए। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। Oh no, everybody come on, let's do it.